हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्स वीडियो वेयर वी फाइंड द बेसिक एंड fundamental way to know our love in physics. Here we have started +1 class syllabus, and in that now these days we are going through the chapter gravitation. And today we will discuss a velocity with which any object is thrown, then it will be never come back. Yes, you are here right. कि हम आज एक ऐसी वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उस वेलोसिटी से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकें तो वो हमारे ग्रेविटेशन अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को क्रॉस करते हुए स्पेस में चली जाएगी और वापस कहीं नहीं, कभी नहीं आएगी। तो इस यहाँ पर आप एक आपने शेर सुना होगा कि कौन कहता है कि आसमान पर छेद नहीं हो सकते यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, समथिंग लाइक दैट। तो हम उस चीज को कि हम साइंस के होते हुए आज वो चीज हम उसको फुलफिलमेंट करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एक ऐसी वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मैंने उस वेलोसिटी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो हमारी जो है अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को पार करते हुए जैसे कि मान ने कहा स्पेस के अंदर चली जाएगी। तो उसको करने से पहले हम किस तरह से वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड किया जाता है वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो टुडे आवर टॉपिक इज दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी यानी भाग जाना। कहां से भाग जाना? यानी अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से। एस्केप वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फंडा पढ़ लें कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास अर्थ है, ठीक है, हम अर्थ है, सपोज अर्थ, और इसके अंदर हम ये हमारे पास एक एक्सिस होगी जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर रहे हैं, थ्रोन कर, ठीक है। अब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट यानी हमने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग फेंका है, जैसे कि आपने प्रोजेक्टाइल में बहुत अच्छे से किया हुआ है कि अगर हम किसी भी चीज को किस एंगल से फेंक सकते हैं या फिर हम इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग फेंक सकते हैं, तो वहां पर हमारी जो वेलोसिटी है वो किस तरह से चेंज होती है। वहां पर हमने निकाला था कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है या फिर मैक्सिमम हाइट क्या होती है। ये सारी चीजें हम थ्रू आउट द पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर हॉरिजॉन्टल ऊपर की साइड इसको फेंक दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है तो वापस वो आएगा। बट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फेंकेंगे यानी इस तरह से फेंकेंगे तो वो क्या करेगी, वो यहाँ से इस तरह से आएगी और फिर अर्थ पर ऐसे आ जाएगी, राइट। क्योंकि हम क्यों आएगी वापस, क्योंकि उसके ऊपर लगातार जो है ग्रेविटेशन पुल लगता रहेगा, राइट। अब इसमें देखिए एक चीज, यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा v साइन ऑफ थीटा जो कि बैलेंस करता है उसके वेट को, और दूसरा जो है वह है v साइन कोस ऑफ थीटा। बहुत अच्छे से कर रखा बच्चों ने। अब ये क्या करता है कि ये v साइन थीटा की डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, फिर वापस एक जगह पर रुक के फिर वापस आ जाते हैं जहां से हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। अब इसके बाद ये v कोस थीटा क्या करता है, v कोस थीटा ये उस ऑब्जेक्ट की मोशन कहाँ करवाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने इस डायरेक्शन में फेंका है तो वो वापस इस डायरेक्शन में आ जाता है। मगर फिर भी अगर मान लीजिए आपने हल्का सा थोड़ा सा उसके साथ कोई एंगल क्रिएट कर दिया तो वो क्या करता है, कुछ नहीं कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हमने पढ़ रखा है, फिर भी मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा से बता रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि हमने वेलोसिटी से फेंका है तो यहाँ पर हमारे पास एक मैक्सिमम हाइट तक गया, यानी हमने वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद ये हो गया। अब इसमें देखिए बच्चे, अर्थ का ये कर्वेचर और ये वाला जो पाथ का ये पैराबोलिक पाथ है, राइट। अब इसका कर्वेचर बहुत स्मॉल है, यानी इसकी गोलाई, अब अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में करें कि इसकी गोलाई और इसकी गोलाई में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी अब मैं और ही वेलोसिटी के साथ, यानी यहाँ पे मैंने v वेलोसिटी डाली थी, मैं इसी डायरेक्शन में और ज्यादा वेलोसिटी के साथ अगर इसको फेंकूंगी तो क्या करेगा, ये और डिस्टेंस कवर करेगा। तो मान लीजिए यहाँ तक पहुंच, यानी मैंने थोड़ा सा और इसका वेलोसिटी चेंज की। तो वेलोसिटी चेंज करने के बाद जैसे ही इस पॉइंट पे आया तो लगातार अर्थ इसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, और जिसकी वजह से वो यहाँ पर आकर अर्थ पे गिर गया, यानी हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा हो गई। अब यहाँ पर बच्चे इससे ज्यादा अगर हम और वेलोसिटी करें, अगर इससे ज्यादा हम और वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में करें तो आप एक टाइम पे आप देख लीजिएगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि हमने प्रोजेक्टाइल हम जिसको बात कर रहे हैं, वो अपने मैंने वेलोसिटी इंक्रीज की तो ये क्या करेगा, अपना कर्वेचर ज्यादा करेगा। कर्वेचर ज्यादा करेगा तो एक स्पीड के बाद ये क्या हो जाएगा, ये लगातार ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन पुल जो है
इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो इसकी वजह से ये अपना पाथ क्या करेगा, हर टाइम पे अपनी जो डायरेक्शन है वो क्या करेगा, कांस्टेंट। ये किसके बराबर हो जाएगा, जो अर्थ का कर्वेचर है उसके हिसाब से अपने कर्वेचर, जैसे अगर ये कर्वेचर अपना अर्थ का कर्वेचर चेंज कर रहा है तो यानी ग्रेविटेशन पुल का भी ये अपना कर्वेचर चेंज करेगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हर टाइम क्या करेगा, इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने आप को घुमाता रहेगा, यानी हर टाइम उसके ऊपर क्या जो फोर्स लगेगी वो आपकी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। इसको और थोड़ा सा कर्वेचर को मैं देता हूँ, ये हमेशा एज सच हमारा एक सर्कुलर मोशन है, राइट। यानी आपने क्या किया, आपने वेलोसिटी को हल्का सा इंक्रीज किया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऐसी पोजीशन पे आ गया कि जहां पर उसका जो है ग्रेविटेशन पुल लगातार उस पे लगा हुआ है और एक पर्टिकुलर हाइट पे, यानी ग्रेविटेशन पुल लग तो रहा है बट वो पर्टिकुलर हाइट पे ही स्टे हो रहा है और वो क्या करता है अपने इसमें अर्थ के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अपने आप को रिवॉल्व करवा रहा है। यही पर्टिकुलर डिस्टेंस बच्चे क्या कहलाती है, पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम दिया तो ये हमारा सैटेलाइट है। सैटेलाइट यही तो काम करता है, वो हमारे अर्थ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के यानी विद वेलोसिटी हम अगर उसको भेजेंगे तो उसकी सिचुएशन भी समहाउ इस तरह से हो जाएगी कि इस पॉइंट पे ऊपर जो लगातार, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर ये जो कर्वेचर है वो इक्वल हो जाता है, जैसे अर्थ का कर्वेचर चेंज हो रहा है वैसे ही जो ग्रेविटेशन है इस पाथ का भी कर्वेचर चेंज हो रहा है। इसीलिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमारे जो सैटेलाइट है वो क्या है, स्टे रहते हैं। और कई बार ये भी बोला जाता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी के साथ फेंका जाए तो वो क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो भी हम पढ़ेंगे कि सैटेलाइट की ऐसी कौन सी वेलोसिटी है कि जिसकी वजह से वो और अर्थ के ऑर्बिट में क्या कर सकता है, और रिवॉल्व कर सकता है। अब इसके बाद देखिए बच्चे, अगर मान लीजिए आपने इसके बाद भी और भी ज्यादा ऑब्जेक्ट, यानी अगर मान लीजिए मैंने ये वेलोसिटी है, इससे ज्यादा भी मैंने हमने अगर कोई और वेलोसिटी निकाली यानी और वेलोसिटी से किया, तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि ये हमारा वेलोसिटी v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये इस तरह से, यानी एक पॉइंट पे हर टाइम पे देखना कि इसका कर्वेचर चेंज होता जाएगा और एक टाइम पे क्या आएगा, ये अर्थ के जो ग्रेविटेशन पुल है उसको पार करते हुए कहाँ चला जाएगा, स्पेस के अंदर चला जाएगा। क्योंकि अब इसकी ये जो कर्वेचर वाली डिस्टेंस है, ये जो कर्वेचर है उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अर्थ की रेडियस है तो इसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंस हो जाती है। इसीलिए हमारा जो अब जो प्रोजेक्टाइल था वो प्रोजेक्टाइल अब हमारा कहाँ है, इंफिनिटी के अंदर चला जाए। इंफिनिटी का मतलब ये अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को, ये फील्ड को क्रॉस करते हुए बाहर चला जाता है। तो ये हमारी जहां पर ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला गया, स्पेस के अंदर चला गया। तो ऐसी वेलोसिटी, अब यहां से देखिए, ऐसी वेलोसिटी जिसपे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन पुल यहां तक लगेगा, अर्थ का ग्रेविटेशन पुल को पार करते हुए कहा चला गया, स्पेस में चला गया। ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, दैट इज एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। दोनों चीज इसमें बता रखे बच्चे, एस्केप स्पीड से भी बोल सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी से। तो मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में डालते हुए एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड होता है और एस्केप वेलोसिटी होती है, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखिए बेटा, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से, लाइक यहाँ पर हमारे अर्थ के सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, ठीक है, मैंने ऊपर की साइड फेंका, लाइक मैं इसको ऐसे करती हूँ, ऊपर की साइड फेंक दिया। अब यहाँ पर उसके पास एनर्जी क्या थी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का मास है उसको कुछ वेलोसिटी देते हैं तो वो क्या करती है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब ठीक है जी, हमने उसको वेलोसिटी दी तो ये क्या है, इस हाइट तक पहुंच गया, लाइक और देख थोड़ा सा, इस हाइट तक पहुंच। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, क्योंकि पर्टिकुलर एच हाइट पे चले गया। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसमें चेंज हो रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या कहेंगे, दैट इज इक्वल टू mgh। यानी आपने क्या किया कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी से अगर आपने उसको भेजा तो उस केस में क्या है, ये एक पर्टिकुलर हाइट तक चली गई। चलिए आपने और वेलोसिटी को चेंज किया, यानी इसकी वेलोसिटी को और ज्यादा चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, और ऊपर तक इसकी हाइट हो जाएगी। यानी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया, आपने इसकी वेलोसिटी किया तो ये एच भी बढ़ गया और यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि हमने वेलोसिटी को चेंज किया था, क्योंकि सारा चक्कर ही कन्वर्जन का है। काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुकी है
और जब हम ये वापस आती है तो सारी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पर जाके रुक जाता है ना, यानी उसकी मैक्सिमम पॉइंट का वहां पर क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही वहां रुक के रुकता है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। फिर उसके बाद क्या, वापस वो अर्थ की साइड आता है, तो वहां पर मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। एनर्जी कौन सी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने के बाद वो क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वही खेल यहाँ पे है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका है तो यहाँ पर इसके वेलोसिटी यानी पर्टिकुलर एक हाइट तक जाएगा, और वेलोसिटी हमने चेंज कर दी तो एक पर्टिकुलर हाइट तक चले जाएगा। एक वेलोसिटी ऐसी आएगी, यानी मैं अगर इसको और ज्यादा हाइट दे दूं तो इस केस में एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जिसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपनी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी, वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को पार कर जाएगा, यानी वो अब वापस नहीं आएगा, वो अर्थ में यानी स्पेस के अर्थ से थोड़ा सा मीन्स बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, क्योंकि हमने उसको एनर्जी इतनी दी थी, यानी हमने उसको स्पीड इतनी दी थी, वेलोसिटी इतनी दी थी, यानी वो वेलोसिटी जिसके ऊपर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ऐसी जो है हमारे पास वो स्पीड या वो वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाएगी, एस्केप वेलोसिटी। आई एम गेटिंग माई पॉइंट कि हम यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद मैं वेलोसिटी को इंक्रीज किए जा रही हूँ, इंक्रीज किए जाऊंगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। चलो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज हो रही है ना। तो एक पॉइंट पे जाके आपने जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड कर ली, उस हाइट के ऊपर यहाँ पर आप इस तरह से दे सकते हो, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे मान लीजिए हमने पहले देखा ए पॉइंट पे इसने वेलोसिटी जो है इस एनर्जी के साथ भेजा, mgh इसने अटेंड कर लिया। अब यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड चेक करेगी कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये वापस आने लायक है नहीं, यानी ग्रेविटेशन फील्ड इस पे एक्ट कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर उसने देखा कि हाँ ग्रेविटेशन फील्ड एक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। फिर और वेलोसिटी इंक्रीज की तो मान लीजिए वही पॉइंट हो गया, उस वेलोसिटी के ऊपर फिर से यानी हमने वेलोसिटी इंक्रीज की थी तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी। उसी तरह से ग्रेविटेशन फील्ड फिर चेक करेगी, अगर ग्रेविटेशन फील्ड चेक करिए कि हाँ इसके ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड लग रहा है तो उसको खींच लेगी। बट एक हाइट ऐसी आएगी कि अगर मैंने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, एक हाइट ऐसी आएगी जहां पर हमारी जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो चेक करने के बाद मीन्स वो उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, एक्ट नहीं कर पाएगी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की लायक है बेटा कि ये ऑब्जेक्ट, हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फेंका, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट स्टिल होने का मतलब क्या है कि वहां पर उसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहे, सिर्फ जो फोर्स लगना है जैसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फोर्स था वो फोर्स नहीं, वो एनर्जी है हमारे पास, कि वहां पर कोई भी फोर्स ना लगने के बावजूद भी हमारी ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड उसको खींच नहीं पाती, यानी वो उसकी रेंज से बाहर हो गई। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मेन रोल है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम जीरो, यानी कहाँ जीरो हो रही है, यहाँ हमारे पास यहाँ इस पोजीशन पे बिकम जीरो हो रही है। तो वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी, जहां पर आपके जो है ऑब्जेक्ट जो है उस लेवल से ही बाहर निकल जाए जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड एक्ट कर सके। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये वो वेलोसिटी है जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को पार करते हुए स्पेस के अंदर चली जाएगी और नेवर कम बैक। ठीक, अब इसके बाद एक चीज और देखिए बेटा, जैसे मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, आपने ये चीज पढ़ी होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि आप ये चीज है, एक चीज दूसरी चीज में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ भेज रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कह सकते हैं ना बच्चे यहाँ पर, इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि ये हमारे ग्रेविटेशन पुल से बहुत दूर है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये क्या है, इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी पे है तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस में पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो, क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे है तो हमारी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब यहाँ पर अगर ये ध्यान में देखिए कांस्टेंट की वैल्यू हमने पढ़ा कि वो साथ के साथ चेंज हो जाती है, बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की दोनों क्या है, हमारी जीरो के बराबर है।
तो इसका मतलब अगर एक चीज पॉजिटिव है तो दूसरी चीज क्या होगी, नेगेटिव। ओनली देन इट विल बी इक्वल टू जीरो, यानी तभी वो क्या करेंगी, जीरो के बराबर होंगी। लाइक अगर देखिए हमारे पास अर्थ है, यहाँ पर हमने ये रेडियस ऑफ अर्थ होगी, यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर हाइट पर देखी, इन्फिनिटी पर अगर हम ऑब्जेक्ट करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी के ऊपर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे लिए अगर एक चीज पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो उतने ही अमाउंट में हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, दैट इज व्हाट, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है। ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जिसकी बिहार से हम टोटल वर्क डन निकालें। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लेके आते हैं, तब हमने कितना काम किया, वो काम आपका क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। फिर यहाँ पर अब हम इसको करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपकी जो दैट इज एस्केप वेलोसिटी क्या है। एक वन मोर थिंग बेटा, क्योंकि साथ ही साथ ये चीजें मेरे माइंड में आती जा रही हैं, तो अच्छा है आपको लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि अगर मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ फेंका, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ फेंकने का मतलब क्या, मान लीजिए मैंने इसको 12 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फेंक दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 12 किलोमीटर के हिसाब से बोल लो, ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से बोल लेते हैं। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, अर्थ के ग्रेविटेशन को पार कर गया। चलिए हम और स्पीड बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी बढ़ा देंगे, और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, फिर से अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को क्या करता है, पार करते हुए आगे निकल जाएगा। आगे और बढ़ा लेते हैं, 15 कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमें ये थोड़ी ना हम 13 को भी, 12 को भी, 14 को भी एस्केप वेलोसिटी मान लेंगे। एस्केप वेलोसिटी तो वो पॉइंट हो गया ना जिसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट जो है, यानी उतनी वेलोसिटी देने के बाद ऑब्जेक्ट जो है एस्केप वेलोसिटी, यानी वो एस्केप हो जाता है फ्रॉम द ग्रेविटेशन पुल। अगर उससे आप नीचे देंगे, यानी उससे अगर पॉइंट आपने नीचे भी दिया एक पॉइंट पे, तब उस केस में अर्थ उसको खींच लेगी, यानी वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी ना। यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे, देन अभी मैं डेफिनेशन करवाऊंगी। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी क्यों, क्योंकि अब आगे वाले जैसे मैंने 13 14 की बात की, तो वो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। हमारे पास एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम एनर्जी कहलाएगी, वो मिनिमम वेलोसिटी कहलाएगी जिसके बाद सारी चीजें एस्केप कर जाएंगी और जिससे पहले सारी चीज क्या है, दोबारा अर्थ के ऊपर आएंगी। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आएगी कि एस्केप स्पीड को किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक बार डेफिनेशन की टर्म पे देख लेते हैं कि किस तरह से हम एस्केप स्पीड को निकाल सकते हैं, यानी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। या ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो अब देखिए हम करेंगे एस्केप। एस्केप यानी भाग जाना, कहाँ से, ग्रेविटेशन पुल से। चीजों को बच्चे जैसे मैं कहती हूँ हमेशा एक तरीके से याद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मगिंग करेंगे, रट्टाफिकेशन करेंगे, तो आपको कितने दिन याद रह जाएंगे। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग से करेंगे तो वो चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो यहाँ पर हम अब करेंगे एस्केप वेलोसिटी की कैलकुलेशन, और उससे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। देखिए, इट इज द मिनिमम, मिनिमम किस लिए लिख रही हूँ ये मैं पहले बता चुकी है, कम से कम वेलोसिटी। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी with which any object thrown from the earth, from the planet लिख रही हूँ बच्चे यहाँ पे, from the planet, and it will never come back. It will never come back, यहाँ पर इस तरह से आप ये भी लिख सकते हो with which any object thrown from the planet, और अर्थ कह सकते हो यहाँ पर which cross the and also crosses the gravitational, अर्थ की बात करूं तो ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, या बियॉन्ड द ग्रेविटेशन पुल।
डेफिनेशन को कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप एज सच भी लिख सकते हो। मेन थिंग इज दैट कि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया था। लेट मी सी कि आपको चीज विजिबल है, राइट। आपको थोड़ा सा बीच में प्लैनेट वाला थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ब्लर है, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर ये एंड है और ये प्लैनेट, ठीक है, थोड़ा फोकसिंग की प्रॉब्लम है। अब इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ यानी ये वो मिनिमम कीवर्ड क्या है, मिनिमम वेलोसिटी है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए किसी भी प्लैनेट से, या इसको अर्थ लिख लीजिए, मैं यहाँ अर्थ भी लिख सकती हूँ, अर्थ, एंड इट विल नेवर कम बैक, और ये दोबारा वापस नहीं आएगी, एंड इट आल्सो पोसेस द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ। चलिए ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ लिख दीजिए। प्लैनेट प्लैनेट करोगे तो ये भी मैं प्रूव करूंगी कि प्लैनेट टू प्लैनेट एक्स की जो वेलोसिटी है वो वैरी करती है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे हमने इसको काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, जो इन्फिनिटी से उठा के आप पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हो, तो ये हमारे पास रेडियस होगी आर। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, तो यहाँ पर हम अगर इन्फिनिटी से उठा के उसको बी पॉइंट तक लेके आएंगे तो वो हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल को हम वर्क डन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। वर्क डन की फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी बच्चे आपको पहले बता चुकी हूँ, इसीलिए इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशन, यानी मुझे ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेके आना है dx डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये x डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ पर अगर dx डिस्टेंस है तो इस केस में हमें देखना वर्क डन, यानी ए बी से लेके ए तक मुझे कितना काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, ठीक है। हमें वर्क तो काम करना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अर्थ, अर्थ का मास m है, ठीक है, रेडियस उसकी r है। उसी तरह से फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि न्यूटन ने हमें ये बताया कि इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है तो वो एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करें तो अगर g एंड मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस है, dx इंटू dx, ये हो गया टोटल वर्क डन। फिर से अगर मुझे टोटल वर्क डन पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेट होगा 0 से लेके टोटल वर्क डन में w मान लेती हूँ। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एस्केप वेलोसिटी में हमें उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ फेंकना है, यानी लोअर लिमिट क्या है उसकी और अपर लिमिट क्या है। तो बच्चे अगर एक चीज ध्यान में रखें तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, r, और अपर कहाँ फेंकना है, इन्फिनिटी पे फेंकना है, राइट। ये चीज समझ में आई कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहां से कहां चला गया, वो आर यानी सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी के ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हम इसको अगर लिखें तो यहाँ पर हम इसका जी एम एम डिवाइडेड बाय, सो नॉट डिवाइडेड बाय, क्योंकि x हो गया x की पावर -2 dx। ये बच्चे हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही। दैट इज जी एम एम, इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 1 x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1/2 है ना, इसमें करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, दैट इज इक्वल टू x - 1 डिवाइडेड बाय -1, यानी 1/x, कहां से, r से लेके इंफिनिटी। आई थिंक आपको अभी ग्रेविटेशन का जो सॉरी इंटीग्रेशन है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करें, जी एम एम अपर लिमिट 1 माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस 1/r, क्योंकि हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे हमारे पास आएगा जी एम एम अपॉन में आर। समझ में आया, यानी ये इतना ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमने काम किया। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि सारा खेल किसका है, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज का ही है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो वर्क डन के बराबर होती है। तो मैं इन शॉर्ट क्या है वर्क डन बता रही हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट पर अगर मैं लेके गई हूँ तो वहां पर मुझे कुछ कितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी, दैट मीन्स मैं वर्क डन देख रही हूँ। वर्क डन दैट मीन्स मैं क्या देख रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी देख रही हूँ। तो बेटा सारी चीज लिंक अप है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हवा में बातें नहीं हो रही, यहाँ पे सारी चीज क्या है, एक के साथ एक लिंक अप है। तो बच्चे देखिए हमारे पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ गया, दैट इज जी एम एम अपॉन में आर। क्लियर। अब जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर फेंकूंगी तो मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वो किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0। ये चीज हमने कही थी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि अर्थ है
बोलो अर्थ के ऊपर रखी तो हम इसको वीई, इसको कई एस्केप वेलोसिटी के टर्म में भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा था, ये इक्वल टू जीरो तब होगा जब ये कितनी, ये अगर पॉजिटिव है तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज साइमल्टेनियसली डिक्रीज होती है। तो ये इक्वल टू जीरो के बराबर ही हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या आ गया, जी एम एम अपॉन में आर। क्लियर बच्चे, दैट इज इक्वल टू जीरो। विजिबल है बच्चे ये चीज, राइट। अब हमारे पास ये सारी चीज विजिबल हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, दैट इज अगर इक्वल करें, हाँ चलिए भाई, 1/2 mv² मास ऑफ अर्थ है ना बच्चे, एंड रेडियस ऑफ अर्थ है ve², दैट इज इक्वल टू gmm अपॉन में re। m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो v² की वैल्यू या v की वैल्यू आएगी, दैट इज 2gme/re। राइट बच्चा, ये 2 इस साइड चला जाएगा, ये v² की आ जाएगी। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जिस पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो वो ग्रेविटेशन पुल को पार कर जाएगा। तो बच्चे देखिए, g 6.67 into 10⁻⁻, बट -11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ, जैसे मैं रैंडमली बताया था, 6 into 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ एज यू ऑल नो दैट इज 6400 किलोग्राम। अगर इन चीजों को हम यहाँ पुट करें, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड के साथ या इस वेलोसिटी के साथ थ्रो करें तो वो क्या करेगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करते हुए कहाँ चला जाएगा, स्पेस के अंदर चला जाएगा। जो मैंने जुमला शुरुआत में बोला कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता है यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, ऐसा कुछ ना। तो अगर उस पत्थर को इस तबीयत से उछालोगे ना, इस वेलोसिटी से, तो वो वापस कभी नहीं आएगा, ये छेद ही हो गया तो वापस चले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी एस्केप वेलोसिटी। अगर इस ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड के साथ फेंका जाए, इस वेलोसिटी के साथ फेंका जाए तो। क्लियर, तो यहाँ पर अगर एक चीज और देखें, आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब बच्चे यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ पर अगर हम देखें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। बहुत बात कर चुके बच्चे, मैं यहीं पर आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एज वी नो g इज इक्वल टू gm अपॉन में r², राइट। ये हमने बहुत बार कर रखा है, ठीक है, r²। अब यहाँ पर अगर मैं gm की वैल्यू निकालू, gm की, तो gm की वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट इज gr²। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये अर्थ के बारे में कर रहे हैं इसलिए मैं अर्थ यहाँ रख रही हूँ, अंडर द रूट gm की वैल्यू क्या निकाली, दैट इज gr² डिवाइडेड बाय r। ये अर्थ है, ये अर्थ का है, यही भी अर्थ का है, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया 2gr। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। फिर से अगर 2 into 10 ये 11.2 यहाँ से अगर थोड़ा सा बड़ा लगे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 2 into 9.8 और 6.4 into 10⁻⁶, इन वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। दैट इज, ये हमारे पास एक कॉमनली जो यूज किया जाता है वो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर अब ये देखा है कि एस्केप वेलोसिटी को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फंडा यूज किया है। ठीक है, और बेसिक है कि हम पिछले वाले चीजों को साथ में कनेक्ट करके चले, एकदम नया लेके आएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, राइट। इसके बाद जो हम करेंगे बच्चे, हम थोड़ा सा और कि अगर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि हमारे पास मान लीजिए 11.2, जैसे मैंने बात की थी 13 है, 14 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो क्या वो हमारी कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी नहीं करवाएगी, क्योंकि ये 11.2 ही वो वेलोसिटी है जिसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में जाना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स वो ग्रेविटेशन पुल से बाहर हो जाएगा और उससे नीचे ग्रेविटी उसको खींच लेगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने जो है अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंका। ठीक है, उसको फेंका मैंने 15 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। क्लियर, क्योंकि हमें यह पता है कि 11.2 के बाद तो वो ग्रेविटेशन पुल को पार कर जाएगी, राइट।
तो अब ग्रेविटेशन पुल को पार करने के बाद वो कितनी जो पार करने के बाद उसकी स्पीड क्या रहेगी, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। देखिए इसको ऐसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 11.2 किलोमीटर की स्पीड से तो हमने ये इतने पे आपका ऑब्जेक्ट वापस नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आपने कितनी दी, 15 दी, ठीक है। अब यहाँ से 15 देने के बाद मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ गई हाइट, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की थी ना, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज की थी, राइट। तो यहाँ पर इस साइड गई, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे कि यहाँ इस दौरान उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब हम 11 मैंने दी 15 है तो वो 15 से नहीं जाएगी, 11.2 तो ग्रेविटेशन फील्ड एक्ट करेगी और उसके बाद वो ग्रेविटेशन फील्ड भी एक्ट नहीं करेगी। उस टाइम आपकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज 15, यानी जो आपने वेलोसिटी दी है माइनस आपकी एस्केप वेलोसिटी, दैट इज 15 माइनस 11.2, 3.8 समथिंग, राइट। ऐसा ही कुछ होगा। अगर माइनस में कुछ गलती होगी तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, आपने जिस वेलोसिटी के साथ फेंका उसको सिर्फ उसको माइनस करना है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि आफ्टर द एस्केप वेलोसिटी हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को सोल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बता पाते हैं, ठीक है। तो अभी एक बार इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं इसका न्यूमेरिकल करूंगी। तो चलिए न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं एस्केप वेलोसिटी का, क्योंकि अभी अभी हमने एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकाला है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। एस्केप वेलोसिटी का था हमारे पास 2gme/re और दूसरा था वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी का 2gr। मोस्टली हम न्यूमेरिकल्स में ये वाली यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दे रखा है कैलकुलेट द एस्केप स्पीड, राइट। एस्केप स्पीड निकालनी है, एस्केप वेलोसिटी एन एटमोस्फेयर पार्टिकल, यानी पार्टिकल जो है वो 1600 किलोमीटर, यानी अगर हम इसका सॉल्यूशन एच की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास 1600 किलोमीटर, ठीक है। अबाउट द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, और दूसरा अर्थ की रेडियस बता रखी है, अगर नहीं बता रखी तो भी हमारे पास हमें पता है 6400 किलोमीटर हमारे पास होती है। तो हमें एस्केप स्पीड के बारे में पता करना है। तो बच्चे एक चीज बताइए कि अगर अर्थ जो है, अर्थ यहाँ पर ये ऊंचाई हमें दे रखी है 1600 किलोमीटर, यानी पर्टिकुलर हाइट पे दे रखी है। अगर हम रिलेशन करें यूज ये बात 2gr, तो यहाँ हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, अलग होती है। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज करें तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर रेडियस ऑफ अर्थ हो गया प्लस आर प्लस एच, आर क्या हो जाएगा आर प्लस एच, आर प्लस एच, ठीक है। अब आर कितनी है 640 प्लस 1600, कितना होगा बच्चे 00, दैट इज इक्वल टू 08, ठीक है। यही होना चाहिए 16 को, टोटल हाइट आर प्लस एच के बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास किलोमीटर हो गया। दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर जी 9.8 लिखा हो तो 9.8, और कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आप 10 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम एस्केप वेलोसिटी कहाँ पे है, अर्थ पे है 2gr, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज 2g डैश इंटू आर, ये चीज समझ में 2-g इंटू, अब आर भी देखो, ये आर रेडियस ऑफ अर्थ नहीं होगा, ये पर्टिकुलर वो डिस्टेंस रहेगी, ये हमारी टोटल डिस्टेंस जो होगी वो आर के बराबर होगी, ठीक है। इस आर को ऐसे रहने दीजिए। अब इसके बाद देखिए 2g की वैल्यू देखिए बच्चे, हमने पर्टिकुलर हाइट के ऊपर फॉर्मूला किया था g डैश इज इक्वल टू आर डिवाइडेड आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर पढ़ा था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। यही चीज पढ़ी थी ना हमने, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साथ में हमारे पास जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी था। ये मैंने आर प्लस एच को आर पुट कर दिया। अब हम जी डैश की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो ये हमारे पास क्या होगा, जी आर स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ आर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज 2gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये भी ध्यान रखिए आर प्लस आर क्या है, आर प्लस एच दैट इज इक्वल टू आर। ये चीज समझ में आई। हम किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए हमारे पास एक पर्टिकुलर हाइट दे रखी थी, आर की वैल्यू दे रखी थी। हमने ये पढ़ा है कि जब पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, चेंज होती है। तो इसलिए हमने क्या है आर प्लस एच का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमने जी डैश, क्योंकि अब चेंज हो चुकी है तो उसको जी ना रखे जी डैश रखी, क्योंकि वो अर्थ के लिए थी।
ठीक है, अर्थ के एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर ये हमारे पास अलग एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पर हमने जी की वैल्यू को इस तरह से किया, जी डैश इजिकल टू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसको पुट किया, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको आर लिख रखा है, इंटू जी। पुट करने के बाद आर से आर कैंसिल हो गया, हमारे पास जो फॉर्मूला बना है दैट इज 2GRE अपॉन सी। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर व्हाट 6 होल स्क्वायर। क्लियर? अब डिवाइडेड बाय आर प्लस एच कितना था, इसको कितना लिख सकते हैं 800 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। तो मैं इसको क्या करती हूँ बेटा 6 लिख देती हूँ कन्वीनियंस के साथ। तो 10 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तो इसकी हर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्यों करेंगे, क्योंकि सारा फैक्टर हमारे मीटर पर सेकंड में है, राइट। सोल्व करना है इसको। देखिए ये हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का सबसे इजी तरीका बताते हैं। यहाँ पर 6.4 और 6.4 64 हो जाएगा। इसको तो पहले कर दे 4, ठीक है, और करते हैं इसको सिंप्लीफाई। इसको 2 करने से पहले एक बार वो सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज 2 इंटू 10 को छोड़ देते हैं, ये हो गया 6.4 इंटू 6.4, राइट। इसके 2 जीरो जाएंगे इसके अंदर, यानी 12 हो जाएगा, 12 में से जाएगा 10, ठीक है। ये बचा 10 और 10 1 11, ये हो गया 10 रेज़ टू पावर 11। चीजें समझ में आई कि पहले तो जीरो वाला जो है सियापा वो मुकाइए, इसके बाद हो गया 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, हो गया 8 8 जा कितना 64, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हो गया दैट इज 16 इंटू 64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, देखिए 11 में से ये 6 जाएगा, दैट इज 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 और 16 को, तो ये हो जाएगा 4 2 6 3 8, दैट इज 4 6, दैट इज 4 2 10, यानी हमारे पास ये आएगा 1024 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, यही आया। इसको अगर पॉइंट्स में लिखना है तो आप इसको पॉइंट्स में लिख लीजिए। ये किसमें है, हमारा मीटर में। किलोमीटर में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। किलोमीटर में करते क्या हो जाएगा 1.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मे बी 5, ऐसा कुछ है। यहाँ पर मीटर में छोड़ोगे तो मीटर में भी सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 10.0। अच्छा बच्चे एक चीज और, यहाँ पर हमारे पास ये अंडर रूट भी तो है, ये चीज अंडर रूट है, ठीक है। तो अगर इस अंडर रूट को खोलेंगे तो देखिए बच्चे एक चीज और कर लेते हैं, और आसान तरीके से कर लेते हैं इसको। देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कोई मैटर नहीं, 4 और 8 और 10 रेज़ टू पावर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा दैट इज 10.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, इसी के बराबर आएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास इसका आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, सोल्व किया है कि एस्केप वेलोसिटी। एक कॉमन सा क्वेश्चन हो रहेगा बेटा जब हम काइनेटिक एनर्जी और गैसेस में भी करेंगे, कि हमारे पास जो अर्थ के चारों तरफ एनवेलप है, जिसको हम एटमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, वो एटमोस्फेयर की गैसेज जो है वो बाहर क्यों नहीं चली जाती। मान लीजिए 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारे पास है, ठीक है, तो वहां से वो बाहर क्यों नहीं जाती। तो उस केस में हमारे पास जो आता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट जो गैसेस हैं उसकी एस्केप वेलोसिटी 11.2 फॉर द अर्थ, राइट। तो अब 8 है, वो क्या गैसेस एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएंगी फिर से वापस आ जाएंगी, तो वो उसी एनवेलप के अंदर वही रहती है। ये सारी चीजें हम करेंगे। और दूसरी चीज जैसे मैंने कहा कि हमारी जो एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए, क्योंकि यहाँ पे मास और रेडियस किसका यूज कर रखा है, अर्थ का यूज कर रखा है, उसी तरह से अगर आप बात करेंगे लाइक मास की, तो मास में उसका मास अलग होगा, रेडियस अलग होगी, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी अलग होगी। उसी तरह से अगर हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट लाइक मून की बात करें, तो मून में भी उसकी जो एस्केप वेलोसिटी जो है पार्टिकल्स की वो अलग अलग होगी। तो इन शॉर्ट जो है ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी एक अच्छा मीन्स कह सकते हो साधन है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कौन सा पार्टिकल एटमोस्फेयर में जा सकता है, क्यों हमारा एटमोस्फेयर एक तरह से बाइंडेड स्टेट में, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है और इसका आप डेरिवेशन कैसे करोगे। इंपॉर्टेंट है बच्चे, उसको फंडामेंटल वे से भी लेना, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक बहुत है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी हम करेंगे सैटेलाइट के बारे में, किस तरह से लॉन्च करते हैं, ऑर्बिटल स्पीड्स क्या होती हैं, ये सारी चीज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए